चलो ठीक है, शुरू किया जाए। ऑब्जेक्टिव इससे पहले जो स्कूल में दिया गया था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो 60 बता चुके हैं। अब जो है हमारा जो पिछले वर्ष जो एनुअल एग्जाम हुआ था उसका हम हल कर रहे हैं और इसमें हम 45 कर चुके हैं, 46 से अब होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे अच्छा से, ठीक है, और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, ध्यान से देखो, ध्यानपूर्वक। यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा? अरे बिल्कुल सिंपल है, फिर भी अच्छा से बता देते हैं। दिया हुआ है घनाभ की वो लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे लंबाई, तो जानते हैं L से शुरू करते हैं। इसके बाद घनाभ की चौड़ाई दिया हुआ है बाबू, चौड़ाई को B से अर्थात बेस जो कहते हैं, और घनाभ की ऊंचाई दिया हुआ है और इसको हम h कहते हैं। तो कहता है ना घनाभ का आयतन क्या होगा? अरे फॉर्मूला रख दो ना, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? घनाभ बाबू L गुने B गुने h को गुना करेंगे तो LBH हो जाएगा हमारा, वो घनाभ का आयतन हो जाएगा। ठीक है, LBH, क्योंकि LB और H दिया हुआ है हमारा इसलिए। तो इसमें जो है ना वो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलो यहीं पे बना देते हैं 47। यदि बड़ा नहीं है तो देख लेते हैं, यहाँ हो सकता है तो भूल जाएगा। चलो 47 क्वेश्चन को यहाँ पे साथ लिख देंगे, पहले पढ़ लेते हैं। 47 में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75, tan 80 इक्वल टू कितना? तो tan देखो 10 डिग्री दिया हुआ है, tan 15 डिग्री दिया हुआ है, तुम चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इनटू पॉइंट दे सकता है, मतलब गुना ही होता है। ठीक है, और tan 75 डिग्री, फिर tan 80 डिग्री ये दिया हुआ है। अच्छा, इसके बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन में पहले देख लेते हैं। तो √3 दिया हुआ है, ए में, बी में 1/√3 दिया हुआ है, सी में -1 और डी में 1 दिया हुआ है। ये हमारा जो है ना ऑप्शन में हुआ। चलो इसको हम बनाते हैं, ध्यान पूर्वक समझते हैं। यहाँ पे देखो tan सब 10 में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक को हम बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 और देखो 80 यहाँ 90 हो रहा है, 15 को 70 90 ये भी पूरा हो रहा है। इसका मतलब हम इसको 10 है तो कॉट में चेंज करेंगे किसी एक को तो हो जाएगा। इन दोनों में से ये दोनों है ना, इन दोनों को हम चेंज कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, आ जाना चाहिए 10 को। देखो 10 डिग्री बराबर क्या होगा? क्योंकि 90 में से 10 को घटा देंगे तो 80 होगा, तो 10 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस कितना 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो हमारा हो गया 90 में से 80 घटा देंगे तो 10। यहाँ 10 15 दिया हुआ है, चलो इसको हम लिखते हैं 10 90 डिग्री माइनस, यानी 90 में से 15 को घटा देंगे हमको आता है 75। ठीक है, इसका मतलब 90 माइनस 75 हमारा 15 आया। ठीक है, इसको आगे वाला जो है हमारा, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं बुआ tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो ये हमारा देखो cot थीटा होता है, और थीटा का मान यहाँ पे 80 डिग्री है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? बिल्कुल cot थीटा होता है, और थीटा का मान यहाँ पे 75 डिग्री है। आगे जो हमारा है उसको सेम लिख लेंगे। ठीक है, tan 75 और tan 80 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, देखो हमको जानते हैं ना थीटा का मान सेम हमारा बराबर है, तो cot into tan इक्वल टू 1 होता है, और cot into tan यहाँ भी हमारा 1 होगा, तो 1 ही होगा। फिर भी आगे एक स्टेप और बढ़ा लेंगे तो और समझने में सुविधा होगा। देखो cot इक्वल टू क्या होता है? तो 1/10 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/10, यहाँ पे डिग्री दिया हुआ थीटा का मान 80 डिग्री। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, तो cot तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 75 डिग्री, इसको हम सेम लिख देंगे 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री। ध्यान से देखो, ये ऊपर में अंश हो गया, ये हर हो गया, तो 10 80 डिग्री और यहाँ पे 10 80 डिग्री, 10 75 10 75, यानी पूरा कट गया। एक के साथ हम एक को गुना करेंगे तो एक ही होगा, यानी एक आ गया। यहाँ पे देखो डी ऑप्शन है, तो डी हमारा जो होगा ना ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है,
ये जो हमारा दिया हुआ है अब 48, ठीक है, 48 दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो ठीक है, कौन सा द्विघात समीकरण है, तो ए में जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, ये लिखा हुआ है 2x³ - 3x इक्वल टू यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बी में भी देख लेते हैं, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है x² - 2√x + 3 इक्वल टू 0, ठीक है। सी में भी देख लेते हैं 3x² + 2 इक्वल टू 3 - x होल स्क्वायर + 4, ये दिया हुआ है। और लास्ट जो हमारा डी है वो है x² - 1/x² इक्वल टू 4, ये हमारा दिया हुआ है। समझ में आ गया। तो इसमें कहता है द्विघात समीकरण कौन है, यही कहता है ना, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। बिल्कुल, तो देख लेते हैं, समीकरण में तो सब है लेकिन द्विघात है या नहीं। तो द्विघात होता है जो सर्वाधिक यानी सबसे अधिक वाला पावर जो होना चाहिए ना, वो 3 होना चाहिए किसी भी चर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये पावर में 3 है, तो ये तो द्विघात हो गया। यदि इसको हम थोड़ा हल भी कर लेंगे, हालांकि जो भी हमारा निष्कर्ष, जिस निष्कर्ष पर निकलते हैं, हल होने के बाद ही होता है। तो जितना भी इसमें ABC ऑप्शन दिया हुआ सभी को हल करेंगे, और हल करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा ना, उसमें हम अपना दिमाग लगा सकते हैं जो द्विघात समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि हम इसको हल भी कर लेंगे फिलहाल में, तो जल्दी में बनाने के कारण से यहाँ पे तो a + b का होल स्क्वायर, इसका a² ही होता है शुरू में, अर्थात x² ही आएगा। तो ये आपस में कटने वाला भी नहीं है, हल करेंगे तो यानी पावर में 3 रह ही जाएगा। तो ये तो द्विघात समीकरण हो गया, अधिक में 3 है, तो इसलिए ये द्विघात हो नहीं सकता है, द्विघात चुनना है। यहाँ तो पावर में 2 है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए ध्यान से तो √x में है, जबकि रूट में नहीं होना चाहिए कोई भी चर, अर्थात √x है, इसका मतलब पावर में 1/2 हो जाएगा हल करेंगे तो ये बटा में भी पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कोई पूर्ण संख्या हमारा होना चाहिए, तो ये भी हमारा द्विघात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें तो 3x से अधिक में 2 है लग रहा है, लेकिन आगे थोड़ा हल करेंगे। इसको हल करने के बाद a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², हल करने के बाद x² ही आता है, ठीक है। और स्क्वायर उतना नहीं आता है, इसलिए ये आपस में कटने वाला भी नहीं है। और हम हल करके यहाँ पे 1 मिनट के लिए हम देख लेते हैं, इसको तो हल करना लग रहा है ना। अभी इसको देख लेते हैं, इसको हल करने पर हमें क्या आएगा, तो x² है होगा, और 1 और x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आउटपुट है, यानी 4 आ रहा है पावर में। अभी पूर्ण रूप से हल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको जल्दबाजी में निकलना है, इसलिए। तो यहाँ पे पावर 4 है, इसका मतलब ये भी द्विघात नहीं है, ठीक है। हमें ये लग रहा है, तो हल करने के बाद हमारा जो निष्कर्ष आएगा देख लेते हैं। हल करने में वैसे है ही, दिखने में ही लगता है, 3x² + 2 इक्वल टू, हल कर लेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, a², तो a² - 2ab + b², ठीक है। हल कर लिए 3x² प्लस यहाँ पे 2 और प्लस 3 3 जा 9 माइनस यहाँ पे लेते हैं 3 2 जा 6x + x², इस प्रकार से, ठीक है। इसको एक तरफ लाएंगे, हल करने के बाद भी आपस में पूर्ण रूप से नहीं कटता है, मतलब x² आएगा, ठीक है। तो x² रहेगा, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण रूप जो होता है x² + bx + c = 0 के रूप में होता है, इस कारण से ये द्विघात समीकरण होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। वैसे दिखने में ही लगता था, इसलिए आराम से इसको हम हल करके निकाल लेंगे डायरेक्ट सी को, तो ये द्विघात समीकरण ही है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। 49 देखते हैं, 49 में क्या है लिखा हुआ, एक बेलन और एक शंकु के आकार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। दिया हुआ है बेलन, यहाँ पे दिया है बेलन का क्या दिया हुआ है, आधार समान है, ठीक है। तो देखो बेलन जो है ना, ये हमारा है, बेलन, ठीक है। बेलन ये छोटा ही बना लेते हैं इस प्रकार से बेलन ये दिया हुआ, ठीक। और दिया हुआ है शंकु भी हम देख लेते हैं, शंकु ये हमारा दिया हुआ है, हालांकि बनाने की कोई जरूरत नहीं, आधार दोनों का समान है, स्वाभाविक है, त्रिज्या भी समान ही होगा, ठीक है, समान ही होगा। तो यहाँ पे वैसे भी करता है, आधार समान, उनकी ऊंचाई भी समान हो तो क्या है, तो यहाँ बेलन का जब आधार दोनों का समान ही है, तो बेलन का त्रिज्या जो होगा, त्रिज्या बराबर कितना मान लेंगे, इधर शंकु का भी मान लेते हैं,
शंकु का आधार का त्रिज्या कितना हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उनकी ऊंचाई भी समान है, यदि उसका ऊंचाई देखा जाए तो ये भी हमारा समान है। मान लेते हैं ऊंचाई जो है शंकु और आधार दोनों किसका, हमारा बेलन का। देखो ये हमारा x मान लिया, ठीक है। तो अब क्या कहता है, तो कहता है ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन के अनुपात। चलो हम लिख लेते हैं अभिष्ट अनुपात बराबर, ठीक है, अभिष्ट अनुपात बराबर क्या होगा, तो बेलन का आयतन, क्या, बेलन का आयतन अब बटा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। तो बेलन का क्या होता है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी हमारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आगे हल कर लेते हैं। तो पाई पाई को ऐसे रहने देते हैं, आर स्क्वायर यहाँ भी सेम हमारा एच भी उतना ही है, ये सारा का सारा तो उतना ही है। तो इसको क्या है, आगे हल करेंगे, यहाँ आर स्क्वायर को काट लेंगे, एच एच भी कट जाएगा, पाई पाई भी कट गया, तो यहाँ पे हमारा 1/3 आता है। इसको थोड़ा हल करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा 1 में कर लेते हैं, इसको हम ऊपर नीचे कर लेंगे, क्योंकि बटा का मतलब भागा होता है, 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो यहाँ पे 3:1 आ जाएगा। और 3:1 आता है, ये हमारा कितना में है, ए में है 1:2, बी में है 2:3, सी में है 3:2, डी में है 3:1, यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा 3:1। इसमें था डी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 50 क्या कहता है, देख लेते हैं, आगे पेज में है, आगे पेज को बता लेते हैं। कहता है एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु ए -1 0 और बी 5 0 के समान दूरी पर है, तो सो कहता है एक्स अक्ष पर, ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है। ये जो क्या है, एक्स अक्ष, ये कहता है एक ए है, मान के चलो एक बिंदु ए है, ठीक, बी है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, तो ये -1 0 है, और बी का जो निर्देशांक जो नियामक दिया हुआ है वो 5 0 है, ठीक है, 5 0 है। तो क्या कहता है, जो समान एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं इतना इतना के समान दूरी पर है, मान लो समान दूरी पर कोई मान लेते हैं पी, तो पी का निर्देशांक क्या होगा, सो कहता है समान दूरी पर दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं, तो माना कि ए बिंदु जो है हमारा ना, बिंदु ए और बी के बीच पी समान दूरी पर है ना, बिंदु पी समान दूरी पर है, ठीक है। तो पी का निर्देशांक तो कुछ भी होगा तो एक्स वाई ही निकलेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला जब समान दूरी पर हो ना, तो क्या इसको डायरेक्ट में ऐसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2/2, ठीक है, और y1 प्लस y2/2, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे -1 और +5 कितना हो जाएगा, इस प्रकार से बटा 2 में, y में देख लेते हैं 0 + 0 बटा 2 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे -4 हो जाएगा, 5 में से 1 को घटा देंगे 4, और यहाँ पे 0 बटा 2, इसको कैंसिल कर देंगे तो -2, और यहाँ 0 में 2 से जब भगा देंगे तो यहाँ पे हमारा हो गया बिंदु P का निर्देशांक -2 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 0 हो जाएगा। और -2 0 जो है, -2 0 हमारा जो है -2 आ रहा है ना, नहीं माइनस नहीं आ रहा, 5 से क्या 4 ही होगा, सॉरी 2 0 हो गया, ठीक है। तो 2 0 जो ऑप्शन है इसमें, हालांकि माइनस नहीं था इसलिए इसमें अमेंड में आके ये बी नंबर है, ठीक है, बी में 2 0 है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 0, बी ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं 51 नंबर, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। ठीक है, 51 में देख लेते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा है, ठीक है, इसमें बहुत सारा पूछ सकता है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। 2/3 है, फिर है बी में -0.5, ठीक है, सी में दिया हुआ है 0.7, डी में है 15%, ये डी में दिया हुआ है, ठीक है। कहता
नहीं हो सकता है, नहीं है ना, नहीं हो सकता है, बिल्कुल। देखो यहाँ पे प्रियकता कौन है, या तो जीरो या जीरो से हमारा जो है ना, जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन एक या एक से छोटा हो सकता है, न एक से बड़ा होगा न ही जीरो से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और न ही एक से ज्यादा अर्थात 2 3 4, 2 या 2 से अधिक नहीं हो सकता है। जीरो को असंभव बोला जाता है और एक जो हमारा संभव घटना रहता है, संभव प्रियकता, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, असंभव असंभव ही होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 2/3 है, तो ये हमारा प्रियकता हो सकता है, होगा, क्योंकि 2/3 है। एक वैसे भी होता है 3 से भागा देंगे तो 0.कुछ कुछ आएगा, मतलब 1 और 0 के बीच वाला होगा, इसका मतलब प्रियकता ये होगा। ठीक है, प्रियकता आ जाएगा। ये तो माइनस में, अभी वो इसमें माइनस वाला नहीं होता है, तो स्वाभाविक है यही हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि कहता था प्रियकता नहीं होगा, तो यदि ऋणात्मक प्रियकता नहीं होता है, ऋणात्मक का मतलब 0 से छोटा हुआ तो प्रियकता नहीं हो सकता है। इसको देख लेते हैं 0.7, बिल्कुल ये हो सकता है, प्रियकता है, क्योंकि इसको दशमलव बनाएंगे तो 7/10 हुआ। वैसे भी इतने में लगता है जो 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा है, 1 से बड़ा नहीं। 15/100 देखो, 100 से भगा देंगे तो ये भी हमारा 0 कुछ हो जाता है। इसका मतलब ये और ये तीनों प्रियकता, ये प्रियकता नहीं है, तो ये प्रियकता नहीं हो सकता है, और इसमें यही हमारा जो है ये बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, बिल्कुल, जो -0.5 जो है प्रियकता नहीं हो सकती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं 52 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा। बिल्कुल, कोई बात नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या देख लेते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा, और फिर ये भी कहता है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो और उसका दोनों का फिर कहता है मौसा लिखने के लिए। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, भाज्य संख्या जो दो संख्या से अधिक से, यानी एक और स्वयं अपने आप के अलावा कोई और तीसरा संख्या से भी करता हो ना, विभाजित होता हो ना, भाग लगता हो ना, तो वो जो हमारा होता है वो भाज्य संख्या होता है। तो कौन सा होगा भाज्य संख्या, देख लेते हैं। क्या एक है, एक स्वयं एक से ही करता है, नहीं हो सकता है, कम से कम कितना, 2 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 2 से अधिक होना चाहिए, अधिक से अधिक 2 से अधिक, तो यहाँ पे 1 नहीं हो सकता है। 2 देखो, 1 और स्वयं अपने आप से करता है, मतलब 2 संख्या में 3 संख्या तो करता नहीं है, लेकिन 3 भी नहीं होगा। लेकिन 4 देख लेते हैं, भाज्य संख्या है, बिल्कुल 4 में 1 4, इसके अलावा 2 से भी करता है, मतलब 1 और स्वयं अपने आप के अलावा और कोई दूसरा संख्या से भी करता है, तीसरा संख्या से भी करता है, वो भाज्य संख्या होता है। मतलब सबसे छोटा भाज्य संख्या जो होगा वो 4 ही होगा। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ जो एक और स्वयं अपने आप से करता हो, तीसरा कोई भी चीज से नहीं करता हो। 2 संख्या से कटना अनिवार्य है, एक और स्वयं अपने आप, इसके अलावा कोई भी संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो क्या 1 होगा सबसे छोटा, नहीं, 1 से ही करता है, नहीं, एक संख्या से करता है। 2 देख लेते हैं, बिल्कुल 1 और 2 अपने आप से करता है, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2। अब दोनों का मौसा कर लेंगे, तो दोनों का मौसा कर देंगे कोई भी विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दूना 4 कैंसिल हुआ, यानी मौसा कितना हुआ, ऐसे 2। या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए मौसा बराबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल देख लेते हैं ना क्या होगा, 4 का तोड़ लेंगे तो 2 का पावर 2, 2 तो अकेला 2 ही है, मतलब एचसीएफ वो संख्या होता है जो दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, 1 2 सब में है, 2 2 सब में नहीं है, इसलिए हमारा जो है 2 ये हमारा मौसम हो जाएगा, अर्थात महत्तम समाप्त होगा। यहाँ पे देखेंगे बी ऑप्शन। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन था 1 2 4 और इनमें से कोई नहीं, 2 हो जाएगा। तो समझ में आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, जिसको नहीं होता होगा उसको तो सीखना पड़ेगा, एग्जाम आ रहा है। यहाँ पे 53 क्वेश्चन नंबर 53 में देखेंगे क्या है, एक धातु का घन जिसका भुजा 1 सेंटीमीटर है, वो
खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है। अब देखो एक चीज, एक धातु का घन है, मान के चलो घन जो हमारा होता है वो किस प्रकार का, घन में टोटल मिला के 6 फलक, घन हो चाहे घनाभ हो, 6 फलक होता है और 6 फलक में उसका जो लंबाई और चौड़ाई होता है तो वो बराबर होता है। कहने का मतलब जो बन जाएगा टोटल, तो 6 फलक में टोटल एक आकृति बनता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी LBS सब बराबर होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो इसलिए घनाभ का किनारा क्या होता है, ए होता है। तो इसका आयतन, और एक बेलन बनाया गया है, बेलन जो है तार जैसे होता है, तो ये देखो ये बेलना आकार हो गया। ठीक है, तो इसका आयतन, इसी को तोड़ के जब बनाएंगे या पिघला के बनाएंगे तो स्वाभाविक है दोनों का आयतन बराबर ही होगा। इसका यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, A=1। ठीक है, तो अब एक बार क्वेश्चन को फिर से थोड़ा देख लेते हैं। एक धातु का घन है, ठीक है, तो देख लेते हैं घन का आयतन, घन का आयतन यहाँ पे या कोई भी हम लिख सकते हैं, बेलन का आयतन लिख लेते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेलन का आयतन नहीं दिया हुआ है और घन का आयतन दिया हुआ है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, एक क्यूब, जिसमें कितना था, फॉर्मूला ही लिख देते हैं। यहाँ पे बेलन का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एस होता है, पाई का पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एस भी नहीं दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, देख लेते हैं बिल्कुल कितना नंबर। हाँ, ये हमारा जो है ना इसका दिया हुआ है 4 mm व्यास दिया, इसका कितना 4 mm। ठीक है, इसको पहले हम निकाल लेते हैं, इसका 4 mm। तो जब व्यास हमारा जो है इसका 4 mm दिया हुआ है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या 4/2 mm हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 mm हुआ, ध्यान से देखना है, 2 mm हुआ। और ये तो हमारा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 mm बराबर 1 cm होता है, मिलीमीटर जिसको कहते हैं। तो 2/10, इसको सेंटीमीटर में हम चेंज कर दिए, 2/10 हुआ, यानी इसका त्रिज्या कितना हुआ। तो यहाँ पे हमारा त्रिज्या है बेलन का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई, और r का मतलब 2/10 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर या 2 बार लिख सकते हैं, और ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ऊंचाई तो निकालना है, और इसका दिया हुआ 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 ही लिख देते हैं। अच्छा, पाई इसमें देख लेते हैं, जो ऑप्शन में क्या पाई के रूप में है, बिल्कुल पाई के रूप में है, तो पाई को नहीं चेंज करना है। ठीक है, पाई ही छोड़ देंगे। अच्छा, अब इसको काट लेते हैं, काट सकते हैं या ऐसे कर लेंगे ना, 2 दूना 4 एस, पाई भी इसके साथ है, 4 पाई एस लिख लेते हैं, 2 दूना 4 पाई एस बटा कितना 10, 10 को गुना कर देंगे 101। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 पाई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब क्या करेंगे, एस इक्वल टू 100/4 पाई, इसको कैंसिल कर लेंगे, 25 बार में हुआ तो कितना हो गया, यहाँ आगे लिख देते हैं, तो 25/5 हो गया। और क्या इसमें है, बिल्कुल है, बी में है, बी में, बी आंसर सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन में जो ए था 100/पाई था। ठीक है, 25/पाई, जिसका आंसर हुआ 100 पाई है, और इसके बाद 10,000 सेंटीमीटर सीधा लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ये हमारा भी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और तिरपन हुआ था, चलो इसका मार्कर सेंटीमीटर लेते हैं, ये शॉर्ट हो गया है, 53 हो गया, 53 हो गया, 54 में कहता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, क्यों नहीं, बिल्कुल जानते। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार से cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है, और sin स्क्वायर + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी प्रकार से फॉर्मूला बनता है, इसमें था sec स्क्वायर थीटा, बिल्कुल cosec स्क्वायर थीटा नहीं, tan स्क्वायर थीटा नहीं, cot स्क्वायर थीटा नहीं, तो हमारा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ऑप्शन ए ही था। ठीक है, ए ही था, लंबा नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। 55
बेटा यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का क्या परिमापों का अनुपात होगा कितना? ऑप्शन में कितना दिया हुआ है? 3:4, ठीक है, 4:3, 9:16 और 16:9, ये हमारा दिया हुआ है। पुनः एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। ये तो हमारा आंसर हो गया, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है। समरूप कब होता है? जब उसका जो है संगत भुजा समान अनुपात में होता है, और इसी प्रकार से कोण भी क्या होता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे दो त्रिभुज मान के चलो इतना है, ठीक है, और ये भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा, ठीक। नामकरण कर सकते हैं, नामकरण करो तो करो, नहीं तो यहाँ पे देखो 3:4 है, इसका मतलब ये 3 है, या नीचे ही कर लेते ये 3 है, तो ये हमारा इसका संगत में है, तो ये 4 हो जाएगा। 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। उनका परिमापों का अनुपात क्या होगा? इनका परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है, किसका? इसी का नाम देखना कहाँ गया त्रिभुज के संगत, ठीक है, किसका? दो समरूप सबसे पहले इसको पहले बना के देख लेते हैं कितना आता है इसका आंसर। तो इसका परिमाप का अनुपात क्या था? परिमाप का अनुपात निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ये जब ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया है दो समरूप त्रिभुज का अनुपात कितना है? 3:4, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो जब जो दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल भी बराबर होता है त्रिभुज का दो, या दो लिख देते हैं, दो भुजा के अनुपात का वर्ग, ऐसे होगा, भुजा के अनुपात का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात। इसका मतलब हुआ 3/4 का स्क्वायर का, तो दोनों का अलग अलग भी कर सकते हैं चाहेंगे तो। इसी प्रकार से क्षेत्रफल का भी वही सेम हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल कितना है इसका हम कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल तो हमारा होता है और फॉर्मूला 3 हो जाएगा। चलो ठीक है, 3 और 4 तो 16 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसमें क्या है, कोई सस्पेंस लगता है हमें। दो समरूप विषम भुजाओं का इतना है तो इनके परिमापों का अनुपात करते हैं। चलो इसको फिलहाल हम छोड़, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 56 नंबर को देखते हैं हुआ। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, कुछ देर के बाद या दूसरा दिन देख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, क्योंकि इसका परिमाप कहता है निकालने के लिए ना, इस कारण से। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। 56 को देख लेते हैं, 55 छोड़ के 56 देख लेते हैं हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का व्यास पता था, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास, ठीक है। यानी दिया हुआ था हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो हमारा
पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 64 पाई दिया हुआ है और पाई पाई कैंसिल कर लेंगे, आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 64, और यहाँ आर बराबर क्या हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा रूट में 64 और इसका वर्गमूल जो हमारा होगा वो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो गया, जो ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है क्या, कोई दिक्कत है, 88 64 तो होता है 8 8 8 भी नहीं है। अच्छा इसका व्यास का बता ना, ठीक है, त्रिज्या तो निकल ही गया, ये त्रिज्या हुआ, हम यही देख रहे थे, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो व्यास कहता है कितना, तो इसका तो दुगुना होगा, यानी 8 गुना 2 यानी 16, 16 दिया हुआ है, हम 8 खोज रहे थे, हालांकि क्योंकि व्यास कहता था त्रिज्या नहीं कहता था, तो ये हमारा 16 हो गया। ठीक है, 57 को देख लेते हैं, 57, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। त्रिभुज एडीएफ, यहाँ पे देखो एडीएफ है डीईएफ है, अच्छा दिया हुआ है क्या त्रिभुज, ध्यान से देखेंगे, डी कोई भी नाम दे देंगे डीईएफ, ठीक है, और तथा पी क्यू आर, ये देखो पी इस प्रकार से पी क्यू आर ये दिया हुआ है। अच्छा इसमें दिया है त्रिभुज डीईएफ और पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कोण डी बराबर कोण क्यू, ठीक है, और फिर दिया हुआ है कोण आर बराबर कोण ई, तो कहता है निम्नलिखित में कौन सही होगा। अच्छा ऑप्शन में कौन कौन है देख लेते हैं, कहता है कोण एफ बराबर कोण पी, इसके बाद है कोण एफ बराबर कोण क्यू, ठीक है, इसके बाद है कोण डी इक्वल टू कोण पी, ठीक है, और लास्ट में है कोण ई इक्वल टू कोण पी, ये हमारा दिया हुआ ऑप्शन में कौन होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे त्रिभुज डी एफ और इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा कोण डी और कोण क्यू बराबर है, यहाँ पे देखो कोण डी मान के चलो ये एक नंबर कोण डी और कोण क्यू ये, इसको भी एक नंबर कर लेते हैं, ये दोनों बराबर है, ठीक, और कोण आर और कोण ई ये दोनों बराबर है, कोण आर का है कोण आर ये, इसको 2 नंबर कर लेते हैं, और कोण ई ये 2 नंबर कर लिए, ये दोनों बराबर है। तो जब इसका संगत कोण बराबर है एक और एक, यानी कोण डी और कोण ये बराबर हो गया और ये दोनों बराबर हुआ, इसका मतलब ये दोनों तो बराबर ही होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, जब दोनों बराबर है तो ये भी हमारा संगत कोण बराबर ही होगा, इसका मतलब ये हुआ कोण एफ और कोण पी दोनों बराबर होगा, तो कोण एफ और कोण पी ये ए में है, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ठीक, तो इस प्रकार से ए हुआ सही। आगे बढ़ जाते हैं, 57 हो गया, 58, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चन और है, अच्छा से देखेंगे। सत्तावन था ना, 58 में देख लेते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। समीकरण युग्म देखेंगे, समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 5 दिया हुआ है ना, 2x + 3y = 5, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है 4x + 6y = 15, कहता है, अच्छा इसमें कहता है अधिक हल है अनंत हल है, कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन जानेंगे, जो यहाँ पे a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है, इसमें एक हल होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अधिक हल संगत, ठीक है, और दूसरा हमारा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 की स्थिति में अनेक हल होता है, जिसको हम अनंत हल भी कहते हैं, ठीक है, और ये भी हमारा संगत होता है। लेकिन तीसरा जो होता है वो क्या होता है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 की स्थिति में हमारा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो देख लेते हैं कौन सा होता है, यहाँ पे a1 में ये है और यहाँ पे देख लेते हैं b1 c1, इसी प्रकार से a2 b2 c2 दिया हुआ है, तो a1 बाय a2 कर लेंगे या सीधा डायरेक्ट बना लेते हैं 2/4, ठीक है, ये इस कंडीशन के लिए या इस कंडीशन के लिए देख लेते हैं 3/6,
और तीनों का तीनों अभी लिख लेते हैं क्या बराबर होगा। इसको कैंसिल कर लेंगे 1/2, इसको कैंसिल कर लेंगे 1/2 और इसको कर लेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये कंडीशन हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। और ये ऑप्शन जो है हमारा अभी अभी पढ़े हुए थे, अदित हल अनंत हल कोई हल नहीं, सी में सी हो जाएगा आंसर। ठीक, सी हो जाएगा आंसर। 59 देख लेते हैं, 59 में क्या है, 59 देख लेते हैं 59 को। यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। पुनः एक बार देख लेते हैं, लिखा हुआ है 65 तथा 117 का मौसा कितना दिया हुआ है 65m माइनस 117। ठीक है, तो m का मान कहता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले इस दोनों का मौसा दिया हुआ है, ये हमारा जो है चर के रूप में। ठीक है, इसका पहले हम मौसा निकाल लेंगे, यानी 65 और 117 का मौसा निकाल लेंगे एक्चुअल में जो कितना होता है। ठीक है, 65 को यदि हम तोड़ लेते हैं इस प्रकार से तो 5 से ये 13 और 13, यानी कहने का मतलब 5 गुना 13 हुआ, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो। ठीक है, 117 को भी तोड़ लेते हैं, 117 एक एक 2 और 7 2 9, यानी 3 से लगता है, 2 से तो लगेगा नहीं। 3 तिया 9, 3 में 27 यहाँ पे और 13 तिया 39, यानी 13 से इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 3 को पावर 2 गुना 13। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखेंगे हमको चाहिए मौसा, मौसा यानी एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो दोनों में होना चाहिए। 13 एक ऐसा है जो दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ क्या हो गया 13 हो गया। इसका मतलब मौसा कितना है 13 होगा, जबकि इसमें दिया हुआ है मौसा 65m माइनस 117, तो स्वाभाविक है मौसा संख्या के रूप में आया हुआ है तो 13 हमारा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा हल कर लेंगे 65m और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 65m इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, 7 3 10। ठीक है, 130 और m बराबर कितना हो जाएगा 130 बटा 65 हो जाएगा। इसको काट लेंगे 5 दूना 10 6 दूना 12 13, यानी 2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल 2 हो जाएगा। तो m इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा 2 हो गया, तो क्या 2 ऑप्शन है इसमें, तो अभी देख लेते हैं। बिल्कुल होगा 59, 1 2 3 4 बिल्कुल बी में है, बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 60, क्वेश्चन नंबर 60। 60 को देख लेते हैं, लिखा हुआ है 2 10 और 20 कि एलसीएम यानी लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा, यानी लॉसा और मौसा। ठीक है, लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, निकाल लेते हैं। दो वैसे तो दिखता है, सीधी सी बात है, जो एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा और एचसीएफ 2 होता है। ठीक है, फिर भी एक बार निकाल लेते हैं 20। 2 यहाँ पे इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 गुना 5 और यहाँ पे 2 पावर 2 और 5। ठीक है, 520 हो जाता है। सबसे पहले कोई भी एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, जिसको लॉसा बोलते हैं, लॉसा। एलसीएम में इसमें देखेंगे सबसे अधिक में 2 पावर 2 है और एक 5 है, अधिक में 2 दूना 4 गुना 5 और यहाँ पे हो जाएगा 20 अभी बोले थे। और मौसम में देख लेते हैं, मौसम कितना हो जाएगा, सब में कम से कम 1 2 तो सब में है, तो इस प्रकार से हमारा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका। तो यही कहता था लॉसा और मौसा का अनुपात निकाले, तो अनुपात अभी से अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल कहता था लॉसा बटा मौसम। तो लौसम कितना है 20, मौसम कितना है, तो हमारा कट के आ जाता है 10 बटा 1, तो 10 अनुपात 1 हमारा जो हो जाएगा। ये
10 एक जो है बी में दिया हुआ है, बी में, तो बी हो जाएगा आंसर। ठीक, बी हो जाएगा। इस प्रकार से समय समाप्त हो गया। 60 का 60 हो गया, 60 और उधर 60, टोटल 120 हुआ। इसको बढ़िया से पढ़ेंगे आगे, फिर जो है कुछ नया होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी होगा, देखेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो बाबू इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से देखेंगे, जो इसमें क्या दिक्कत है, कंफ्यूज होगी। ठीक है, कितना आदमी दिया आ गया है, वो 4 आदमी मात्र। वो कौन सा जाहिद है मात्र मुंदरी का, कौन भाग गया हुआ, एमडी नजरे, नजरे है, और धनवीर है, बस। बोलो हुआ, बोल सकता है, कोई बात नहीं, बोल सकता है, बोल सकता है सब। धनवीर, क्या दिक्कत है, अकेले है रे बुआ, नजरे अकेले है, नजरे अकेले था। हाँ, उस वो कहाँ गया, सदरे, आए, गांव में है। ओ, अलग अलग डिपार्टमेंट में है सब। ओ, चलो कोई बात नहीं, बाना की यूट्यूब वाला वीडियो सब है, देखते रहना बढ़िया से। क्वेश्चन तो सबके पास होगा, दोनों का दोनों है, या नहीं तो हम इस पर दे देंगे, हालांकि आज नहीं तो कल कल दे देंगे इस पर, सब सबका सब क्वेश्चन। वो डाउनलोड कर लेना वहीं पे जाके, और बाद बाकी तो कोई बात नहीं, अभ्यास करो। 120 क्वेश्चन काफी है, लेकिन ढंग से उसको रगड़ो, हालांकि और हम बताते जाएंगे अभी भरपूर में, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लो। ठीक है, एक क्वेश्चन जो था इसको हम समझ लेते हैं, दिमाग में नहीं आया था, तो इसको देख लेते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ नहीं था स्पष्ट रूप से। खैर, तो बताओ क्या किया जाए, डिस्कनेक्ट किया जाए, कल क्या होगा बुआ जाहिद, बोलता नहीं है रे, कल क्या होगा, कहाँ से बताएं, ऑब्जेक्टिव बताएं क्या, दूसरा सब्जेक्टिव से बताएं, सब्जेक्ट तो मेरे ख्याल से यहाँ बता ही देते हैं, ऑब्जेक्टिव ही बता देते हैं तो बेहतर होगा। बोलो, ऑब्जेक्टिव ना, एकदम बढ़िया से लगा लो, ऑब्जेक्टिव सब बढ़िया से बताएं, आप क्या चाहिए, खाली यही है जो क्वेश्चन उस पर नहीं दिए हुए हैं, क्वेश्चन जो जाता है स्क्रीन पर तो और भी बेहतर होता, बट क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास समय नहीं होता है जो एडिटिंग करेंगे, क्वेश्चन डालेंगे, इसलिए फिर कुछ नहीं हो पाता है। ढंग से उसको देखो, बार बार देखो, यूट्यूब पे जाकर देखो, इस पर मत देखो, यूट्यूब वाला वीडियो जो है ना, हाँ एकदम उस पर जाओ अब सब जगह फैलाओ, भेजो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से पढ़ो, रखा जाए तो डिस्कनेक्ट किया जाए। चलो ठीक है, अब पैसा वैसा सब यहाँ पे लेके आओ कल सरस्वती पूजा वाला। ठीक है, चंदा, ढंग से, चलो, हाँ।